गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर की। पिछले लेक्चर में हमने प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा। तो ये दोनों युद्ध जो हैं ये बंगाल की धरती पर लड़े गए और इस तरह से दोनों युद्धों के बाद हम पाते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल जो एंट्री है, जो राजनीतिक आगमन है भारत में, वो पूरा हो जाता है। अक्सर ये कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध ने जो शुरू किया वो बक्सर के युद्ध ने खत्म किया। प्लासी के युद्ध ने जो शुरू किया बक्सर के युद्ध ने वो खत्म किया। प्लासी के युद्ध में भी गेन्स हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन वो गेन्स इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, इतने अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे। तो प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, लेकिन मीर जाफर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ कुछ कुछ करने लगता है। मतलब कि वो नहीं चाहता था कि वो एक पपेट नवाब रहे, एक कठपुतली नवाब रहे। इसलिए इंडिपेंडेंट होने की कोशिश में, एक स्वतंत्र होने की कोशिश में जो चीज़ें कंपनी के ऑफिसर्स कहते थे, जो डिमांड्स वो रख रहे थे, उनको पूरा करने से मना करता है। तो होता क्या है, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है। मीर कासिम नवाब बनता नहीं है, मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है, जिसकी डोर कंपनी के अधिकारियों के हाथों में है, कंपनी ऑफिसर्स के हाथों में है। लेकिन मीर कासिम के साथ भी संबंध बिगड़ते हैं। मीर कासिम भी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की कोशिश करता है कि मैं एक इंडिपेंडेंट तरीके से बंगाल का शासन चलाऊं। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता था, क्योंकि वो नवाब बना नहीं, उसे नवाब बनाया गया कंपनी द्वारा। तो कंपनी ये कैसे होने देती, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा कैसे होने देती। तो ये जो कारण था, एक मुख्य कारण जो था, वो इसी को हम मानते हैं। और बक्सर की लड़ाई होती है, बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। और अकेला मीर कासिम नहीं है इसमें, मीर कासिम का नाम आता है, लेकिन वो अकेला नहीं है, उसके साथ शाह आलम और शुजाउद्दौला भी हैं। शाह आलम जो है वो उस टाइम मुगल बादशाह हैं। शाह आलम के बारे में ये मशहूर था कि उसका एरिया जो है वो सिर्फ पालम तक रिस्ट्रिक्ट हो गया। पालम दिल्ली का एक एरिया, शाह आलम मतलब पालम। मुगल एम्परर हैं, लेकिन कोई खास चलती नहीं थी उनकी, कुछ पावर्स नहीं रही उनके पास। और दूसरी तरफ शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब हैं, उनकी भी पावर्स जो है थोड़ी खत्म होती जा रही थी और वो भी नाराज थे कंपनी से किसी बात पे। इसलिए एक फैसला ये हुआ कि क्यों ना ये तीनों गठजोड़ कर लें, शाह आलम, मीर कासिम और शुजाउद्दौला। मीर कासिम ने एक छोटी सी लड़ाई लड़ी, छोटा सा युद्ध लड़ा बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ, लेकिन वो युद्ध हार गया। वो युद्ध हारने के बाद अवध चला जाता है और अपनी योजना उन्हें बताता है, अपनी योजना शुजाउद्दौला से शेयर करता है। और इस योजना में शाह आलम को भी मिला लिया जाता है। शाह आलम का कुछ नहीं बिगड़ने वाला अगर वो इस योजना में शामिल हो जाते, ठीक है, क्योंकि उनकी भी पावर्स तो है नहीं, सिर्फ नाम के मुगल एम्पर रह गए हैं। और वो भी शामिल हो जाते हैं कि शायद युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजी कंपनी से कुछ हासिल हो सके, कुछ वो एक्सट्रैक्ट कर सके। तो इन सर्कमस्टांसिस के बीच ये बक्सर का युद्ध होता है। और जो अंग्रेजी फोर्सेस हैं उसकी कमान इस टाइम हेक्टर मुनरो के पास है। जो मेन आदमी जिसने इस युद्ध को प्लान किया वो हेक्टर मुनरो है। हेक्टर मुनरो ही कमांडर है फोर्सेस के, कंपनी की फोर्सेस के। तो जो ये मीर कासिम है ये चाहता था कि कलकत्ता से मुंगेर उसकी कैपिटल भी शिफ्ट हो जाए। और दस्तक का बहुत मिसयूज हो रहा था। दस्तक की समस्या पहले भी आई थी, प्लासी के युद्ध के दौरान भी हमने देखा। तो ये फैसला लेते हैं कि दस्तक नहीं हटा दिया जाए सिराजुद्दौला, पर मीर जाफर एक बार फिर से दस्तक अलाउ कर देता है उनको, लेकिन वो दस्तक का फिर से मिसयूज हो रहा है। तो दस्तक एक बहुत बड़ी चीज़ थी। जो दस्तक है, जो सहूलियत दी गई फ्री ट्रेड की, उससे बहुत रेवेन्यू लॉस जो था वो बंगाल का हो रहा था। तो ये दस्तक का मिसयूज
बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कहीं ना कहीं। तो इन सभी कारणों से मीर कासिम के साथ बिगड़ती है इनकी, और ये जो गठजोड़ की सेना बनती है, लेकिन वो गठजोड़ की सेना इस युद्ध को जीत नहीं पाती, और बक्सर का युद्ध जो है वो कंपनी की फोर्सेस जीत जाती हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों की विजय होती है, वो जीत प्राप्त करते हैं। एंड इट वाज अ बिग विन फॉर देम, इट वाज अ बिग विन फॉर देम। और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इलाहाबाद की संधि करते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जो 3 अंग थे ये, वो संधि करते हैं, एक इलाहाबाद की संधि करते हैं। ये संधि के 2 भाग थे मुख्यतः, एक भाग में शाह आलम के साथ संधि होती है और एक भाग में शुजाउद्दौला जी के साथ संधि होती है। और जहां पर युद्ध लड़ा गया बंगाल में, क्योंकि वो नवाब खुद एम्परर के अधीन है, मुगल बादशाह के अधीन है, तो वो कोई खास इसमें कर नहीं सकता था। तो ये जो संधि होती है, पहले हम बात कर लेते हैं कि शाह आलम के साथ क्या बात होती है, शाह आलम के साथ अंग्रेजों की क्या बात होती है। शाह आलम जो मुगल एम्परर हैं, तो शाह आलम को ये कहा जाता है कि आप हमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स दे दें। मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, दीवानी राइट्स, कि आप हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स दे दें। दीवानी राइट्स होते हैं कुछ फिजिकल राइट्स कह सकते हैं इन्हें, फाइनेंशियल पावर्स हम कह सकते हैं, लगान लेने की पावर, लगान एकत्रित करने की पावर, टैक्स कलेक्शन की पावर, कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है। और बहुत बड़ी रियासत थी बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र भी शामिल था। ये आप दीवानी राइट्स हमें देते हैं और उसके बदले में आप 26 लाख रुपए ले लें। तो 26 लाख रुपए जो है वो दे दिए जाते हैं। 26 लाख रुपीज गिवन टू, किसे दिए गए, शाह आलम, शाह आलम को दिए गए और उसके एवज में दीवानी राइट्स हासिल कर ली। और ये बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी तरफ शुजाउद्दौला साहब जो हैं, ये नवाब अवध के बैठे हुए हैं, इन्हें कहा जाता है कि आप इलाहाबाद और कारा, इलाहाबाद और कारा के एरिया, ये 2 एरियाज अक्सर प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से एरियाज जो हैं बात होती है उनकी बक्सर के युद्ध में। तो शुजाउद्दौला को कहा गया कि इलाहाबाद और कारा के क्षेत्र आप शाह आलम को दे दीजिए, मुगल एम्परर को दे दीजिए, और उनकी पेंशन भी लगा दी जाती है। और युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में, कंपनसेशन फॉर द बैटल, कि युद्ध हमने नहीं लड़ना था, कंपनी कहती है कि ये युद्ध हमने नहीं लड़ना था, ये युद्ध लड़वाया गया है, और उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में आप हमें 50 लाख रुपए दे दें, 50 लाख रुपीज आप हमें दे दें, कंपनी को दे दें। तो 50 लाख रुपीज जो है, रुपीज 50 लाख, दैट वाज गिवन टू द कंपनी। सो एक तरह से ये देखते हैं कि बक्सर का युद्ध जो है उसकी इंपॉर्टेंस या उसका महत्व, उसका नतीजा जो है वो प्लासी के युद्ध से हमें कहीं ज्यादा नजर आ रहा है। एक तो ये प्रॉपर युद्ध लड़ा गया, और दूसरी बात, इसमें अकेला मीर कासिम नहीं है, अकेला बंगाल का नवाब नहीं है, 3 फोर्सेस हैं, और 3 फोर्सेस में से अवध भी बहुत बड़ी रियासत है, और एक जो शाह आलम है वो मुगल एम्परर तो है ना, बादशाह तो कहलाए जा रहे हैं, बादशाह तो है, नाम के बादशाह तो हैं, चाहे उनका एरिया जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो भी लड़ पड़े, वो भी इस संघर्ष में शामिल हो गए, और वो भी जब हार गए तो माना ये जाने लगा कंपनी की तरफ से कि हमने तो बादशाह को हरा दिया, कि हमने तो मुगल बादशाह को पराजित किया, तो हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही महत्व, ये एक सबसे बड़ा महत्व था कि अकेला बंगाल यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, अकेला नवाब ऑफ बंगाल यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, 3 फोर्सेस हैं, और तीनों मेजर फोर्सेस हैं जिन्होंने युद्ध लड़ा और मुंह की खानी पड़ी। तो वो अंग्रेजों ने जितना भी एक्सट्रैक्ट हो सकता था, कंपनी के ऑफिशियल्स ने वो किया उनसे। दीवानी राइट्स मिलना, लगान एकत्र करने के अधिकार मिलना एक बहुत बड़ी बात थी, और बहुत सा फायदा जो है, बहुत आर्थिक लाभ जो है वो अंग्रेजों को होना शुरू हुआ, और जो मुगल बादशाह है वो उसका स्टेचर और कम कर दिया गया, और जिस प्रकार से चलाना चाह रही थी कंपनी वो उस प्रकार से उसे चलाया गया,
और शुजाउद्दौला का स्टेचर भी बहुत कम कर दिया गया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्टेचर मुगल बादशाह का था इस युद्ध के बाद, वो स्टेचर, वो प्रतिष्ठा, वो प्रेस्टीज जो है वो अंग्रेज़ों को हासिल हो गई, वो कंपनी के ऑफिशियल्स को हासिल हो गई थी, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने इस स्टेचर को लिया नहीं, ये अलग बात है। उस स्टेचर को उन्होंने लिया नहीं, ये अलग बात है। तो इस प्रकार से ये बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध में हम देखते हैं कि कंपनी के ऑफिशियल्स को पॉलिटिकली भी लाभ हुआ, पहली बार एक बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ हुआ है उन्हें, और आर्थिक लाभ भी उन्हें बहुत ज़्यादा हुआ जब वो एक बहुत बड़े क्षेत्र से लगान इकट्ठा करने की स्थिति में आ गए, लगान एकत्र करने की स्थिति में आ गए। और नुकसान किसे हुआ है? नुकसान बंगाल के नवाब को हुआ है, और नुकसान शुजाउद्दौला को भी हुआ है, और नुकसान जो है वो मुग़ल बादशाह शाह आलम को भी हुआ है। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और बक्सर के युद्ध के जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप समझ चुके होंगे। इफ़ यू लाइक द चैनल, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बाबा। थैंक यू वेरी मच।